हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे और अपने चैनल पे जिसका नाम है द स्मार्ट स्कॉलर। यहाँ पे हम लोग बीएससी में जितने भी कोर्स हैं वो सब पढ़ेंगे, जिसमें आज हमने पहले उठाया है BBYET 141 सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये इग्नू की किताब है। इसमें हम लोग को पढ़ना है जो कि मेनली इसमें 2 ब्लॉक हैं। पहला टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, दूसरा सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। ब्लॉक 1 में चार मेजरली नहीं सॉरी 3 मेजरली यूनिट्स हैं: माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एंड टेक्निक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पहला माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपी सिंपली होता है माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कि हम कैसे इमेज उसको देखेंगे। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर्स को देखना है उसके सेलुलर लेवल पे, सब सेलुलर लेवल पर। देखिए, यहाँ से हम चैप्टर शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आपको जो एग्ज़ाम में मदद करेंगे, की नोट्स सब कुछ आपको यहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फिर लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Cell biology is the branch of biology which deals with the study of cell structure, their architecture details, major cellular as well as subcellular processes and the interactive processes between the cell। यहाँ पे सेल बायोलॉजी क्या होता है? ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेल एक दूसरे सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और सेल के अंदर क्या होता है। कि जैसे हम ETC के बारे में पढ़ते हैं या फिर अलग अलग और भी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसी से पढ़ सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर हमें सेल साइकिल दिखती है, ये सब सेलुलर प्रोसेस का पार्ट हो गया और ये हम माइक्रोस्कोप से अब बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यही चीज़ हम इसमें आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे हम कौन सा माइक्रोस्कोप कहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिले। अब यहाँ पे तो उतना कुछ नहीं लिखा रहता, लेकिन यहाँ से इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होता है। पहला टॉपिक इमेजिंग टेक्निक्स माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि जो माइक्रोस्कोप की मीनिंग कहाँ से आई है। जैसे माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, ये तो हम लोग जानते हैं, बचपन से नहीं सुनते हुए आए हैं कि स्कूल में 9th-10th में भी हम लोग लैब अगर गए होंगे तो माइक्रोस्कोप हम लोग को बायोलॉजी लैब में दिखने को मिला होगा। तो वहाँ पे हम लोग ने माइक्रोस्कोप देखा है, लेकिन उसकी वर्ल्ड की मेन डेरिवेटिव्स नहीं जाना गए हैं। तो माइक्रोस्कोप 2 वर्ड से मिलकर के बना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, स्कोप मतलब देखना, लुक एट। तो यहाँ से इसका मीनिंग आया कि छोटी चीज़ को देखना इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। ठीक है, जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1267 AD। AD एनो डोमिनी कहते हैं। 1267 में एक इंग्लिश फिलोसोफर थे R बेकन, उन्होंने इन्वेंट किया चश्मे को, आई ग्लासेस को, जो कि 1235 AD में था। इन हिज बुक पर्सपेक्टिवा एक किताब का नाम है जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि कैसे हम छोटी सी डस्ट को, सैंड पार्टिकल्स को देख सकते हैं। उसके बाद गिरलामो फ्रकास्त्रो 1538 में, ये एक इटालियन फिजिशियन है, इन्होंने ऑब्जर्व किया और ज़्यादा चीज़ों को मच लार्जर व्हेन सीन इन द 2 स्पेक्टिकल ग्लासेस, दोनों चश्मे से, और उन दोनों लेंसेस को उन्होंने सुपर इम्पोज कर दिया। यहाँ पे एक तरह से ये कंपाउंड लेंसेस का शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंसेस का यूज़ हो रहा है और वहाँ पे इमेज सुपर इम्पोज की जा रही है। उन्होंने ये भी चीज़ मेंशन किया अपने किस किताब पे, होमोसेंट्रिका। होमो मीन्स सिमिलर एंड सेंट्रिका मीन्स सिमिलर सेंट्रल। तो फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि बाय 2 डच साइंटिस्ट जैकेरियस जैनसन, इन्होंने और उनके पिताजी ने पहला माइक्रोस्कोप डेवलप किया। ठीक है, हांस ने 1590 में,
दे वर द फर्स्ट टू कंबाइन टू कॉन्केव लेंसेज विद इन अ ट्यूब। पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टू कॉन्केव लेंसेज विद इन अ ट्यूब। दे नोटेड दैट नियर बाई ऑब्जेक्ट अपीयर्ड क्लोजर एंड लार्जर। जो भी पास की चीज़ें हैं वो बड़ी और बड़ी दिखती हैं, और पास और बड़ी दिखती है। दे डेवलप अ माइक्रोस्कोप मेड अप ऑफ वुड एंड कार्डबोर्ड विद एन आई पीस एंड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर जाएंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहला सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया 1668। इन्होंने ही पहला लिविंग सेल भी देखा। ओके, ही वॉज एबल टू सी द प्रेजेंस ऑफ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। और उन्होंने उसको नाम क्या दिया? उस समय सेल की कहीं बात नहीं होती थी। उन्होंने उस पॉन्ड वाटर को जब अपने लेंस से देखा, अपने माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने उसको नाम दिया एनीमैक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि एनिमल जैसे उनको दिख रहे थे, मूव कर रहे थे वो। ठीक है, और उन्होंने ये बनाया कैसे? उनका जो डबल कॉन्वेक्स लेंस था वो 2 सिल्वर प्लेट से मिलकर के बना था। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये फिगर बना हुआ है, ये इमेज है। इसमें क्या क्या है? लेंस है, सैंपल होल्डर है, फोकस नॉब है और सैंपल ट्रांसलेटर है। ठीक है, उसके बाद पहला सेल देखने का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को 1665 में। इन्होंने सिंगल लेंस बनाया था, इंग्लिश नेचुरल फिलोसफर थे। लेकिन इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने कॉर्क सेल का यूज़ किया था और उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देख पाए थे, क्योंकि कॉर्क सेल क्या होता है? डेड होता है। तो उन्होंने उसको जेल की तरह कहा था कि जेल की तरह है। ठीक है, इसीलिए इनको नहीं कहा जाता कि इन्होंने सबसे पहला सेल देखा। पहला सेल देखने का क्रेडिट हम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को दे देते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोग्राफिया है, यहीं पे इनकी इमेज पब्लिश है। ओके, अब रॉबर्ट हुक प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे फ्लीज, लाइस, नेटल्स, अपनी किताब किसमें? माइक्रोग्राफिया में। ही ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर स्मॉल, क्योंकि सेल क्या मतलब? सेल मतलब जेल, तो यहाँ से इन्होंने शब्द दिया सेल का। ठीक है, सेल स्मॉल microscopic structure, each living being is composed of. Hence, invention of microscope resulted in the discovery of cell and ultimately the formulation of cell theory. Cell theory तो हम जानते हैं किन्होंने दी है, वर्चाउ और स्क्लीडन एंड शोआन। फ्रांसिस ब्लिट्सन, इन्होंने एक्रोमैटिक नॉन कलर डिसॉर्टिंग माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव दिया 1791 में। स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या देखा? न्यूक्लियस देखा। जोसेफ जैक्सन लिस्टर, इन्होंने डिज़ाइन किया माइक्रोस्कोप लेंसेज एक्रोमैटिक एबरेशन को दूर करने का 1830 में। 2 सिंगल लेंस कॉमनली यूज्ड इन अर्लियर टाइम्स। German physicist Ernst Abbe invented an apochromatic system lenses. He published lens theory in 1873. British microbiologist Julius Rehenberg used color filter in his microscope. यहाँ पे color filter use किया जा रहा है। The effect came to be known as Rehenberg illumination in the 19th century. The largest optical microscope was Birch reflector मेड इन 1947। सबसे बड़ा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कौन सा है? बर्च रिफ्लेक्टर। द वेट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज अबाउट 200 kg, 400 pounds. द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोप वॉज मेड बाई ब्रिटिश ऑप्टिशियन हॉरेस एडवर्ड डाल इन 1950 दैट वेड नो मोर देन 24 grams, 0.8। सबसे छोटा किसने बनाया? हॉरेस एडवर्ड डाल। सबसे बड़ा कौन सा था? बर्च रिफ्लेक्टर। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन मैकआर्थर डिज़ाइन कॉमर्शियली अवेलेबल स्मॉल माइक्रोस्कोप इन 1958। अब देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे एक्रोमैटिक और एपोक्रोमैटिक क्या होता है? एक्रोमैटिक वो होता है जहाँ पे डिस्टॉर्शन हो,
ठीक है, मतलब जैसे हमने लेंस लगाया और लेंस से आपको पता है कि लेंस से जब जाएगा तो वेवलेंथ हर लाइट का अलग अलग होता है, तो वो डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, मतलब विबग्योर का वायलेट अलग फॉल करेगा और रेड रीजन अलग फॉल करेगा, और यही जब रीजन में फॉल डिफ़ॉल्ट आएगा, एब्रेशन आएगा, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम जब लेंस यूज़ करते हैं उसको एपोक्रोमेटिक करेक्शन कहते हैं। यही एपोक्रोमेटिक एब्रेशन है जिसको अर्नेस्ट एबे ने अपने में यूज़ किया था। ठीक है, यही इसी को एपोक्रोमेटिक करेक्टर कहते हैं, जो कि महंगा आता है, जनरली कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें हमें ग्रीन इफेक्ट नहीं दिखता। जैसे अगर हम इसको यूज़ ना करें और सिंपल एक्रोमेटिक यूज़ करें, तो हम जब माइक्रोस्कोप को देखेंगे, माइक्रोस्कोप से इमेज को देखेंगे, किसी भी सेल को, स्ट्रक्चर को, तो हमें एक ग्रीन लाइन दिख सकती है। ठीक है, जो ये ग्रीन लाइन ये दर्शाएगी कि हमें ग्रीन एब्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें एक एपोक्रोमेटिक करेक्टर लगाने की ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कंटेन टू सेल, दो सेल होते हैं। ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव और एक आई ग्लास होता है, आई लेंस होता है। इसमें एक लाइट सोर्स भी होता है और एक मैकेनिकल एडजस्टेबल पार्ट्स होता है। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ टर्म के बारे में जानना चाहिए पहले से, जैसे मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, इल्यूमिनेशन, फोकसिंग, अलग अलग चीज़ें जो कि हमें आगे वर्किंग करने में माइक्रोस्कोप की मदद करेगी। जैसे पहला मैग्नीफिकेशन नाम से आप लोग सब सिंपल जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज कितना ज़्यादा बड़ा किया गया है, इस कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। जैसे आप लेंस में देखते हैं कि जैसे ऑब्जेक्टिव नीचे वाला होता है कि उसमें लिखा है 40x, ठीक है, और ऊपर आई लेंस में लिखा है जैसे 10x, तो 40 और 10 को मल्टीप्लाई करके 400 टाइम्स, ओके, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और यही उसकी मैग्नीफिकेशन है कि वो उतने टाइम्स उसको बड़ा कर दिया है। अगर यहीं 5 टाइम्स वाला अगर आई लेंस है तो 40 इंटू 5, ओके, 200, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, आगे अब रेजोल्यूशन पे जाएंगे। रेजोल्यूशन होता है अ लेंस possesses द एबिलिटी टू शो टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट, कि कोई जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, समझिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, हमने जूम किया है, ओके, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ, मतलब ऑब्जेक्ट्स है, तो ये सबसे पास वाली जो दूरी है, ये कितने में हम डिफाइन कर सकते हैं, कितने पास की इमेज को हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, यही उसका रेजोल्यूशन है, जितने पास की चीज़ों को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि ये फटे ना, ठीक है, मतलब ब्लर ना हो, तो यही उसका अच्छा रेजोल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, तो अ लेंस इज possesses द एबिलिटी टू शो टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट एज डिस्टिंक्ट यूनिट, अलग अलग दिखे। ठीक है, जैसे अगर हमने सेल को जूम किया तो उसका रेजोल्यूशन पावर अच्छा है कि न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ नहीं साफ, मतलब अलग अलग दिखे कि ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ये गोल्गी अपरेटस है, ये सब अलग अलग दिखे, तभी इसका रेजोल्यूशन पावर अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और यही सब खिचड़ी दिखे तो इसका मतलब रेजोल्यूशन पावर अच्छा नहीं है। ओके, तो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बाय विच टू पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड एंड डिस्टिंग्विश्ड एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। यही चीज़ मैंने आपको बता चुका। जनरली इसको माइक्रोमीटर्स में करते हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा जब स्टेम में पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसमें नैनोमीटर भी हो जाएगा। ओके, अब ये जो रेजोल्यूशन है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, ओके, जो कि मेनली होता है न्यूमेरिकल अपर्चर और वेवलेंथ। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ओके, RI पे डिपेंड करता है न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, कि लेंस जो है वो कौन सा वाला उसका वो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम रेजोल्यूशन पावर होगा। ओके, रेजोल्यूशन पावर का मतलब उतना रेजोल्यूशन बढ़ेगा, रेजोल्यूशन पावर कम होगा। ओके, मतलब डिस्टेंस कम का देख सकते हैं। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होना। ओके,
जो Na होता है वो जनरली 0.1 टू 0.95 होता है अगर ड्राई ऑब्जेक्टिव से, मतलब बीच में हवा ली गई है, ठीक है। और 1.4 होता है अगर ऑयल ले लिया गया है, ठीक है। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्टिव है और यहाँ ये हमारा स्लाइड है और इस पे अगर हमने ऑयल ले लिया है बीच में तो इसको हम ऑयल इमर्जन कहेंगे। और अगर यहाँ पर बीच में एयर है, कुछ नहीं है, तो ये ड्राई होगा, ओके। और ड्राई का आपको पता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है इन कंपैरिजन टू ऑयल, ठीक है। और यहाँ पे ऑयल जनरली हम लोग सेडार ऑयल लेते हैं। यहाँ पर अगला जो कि मैंने बताया, एबे ने एक फॉर्मूला दिया जो कि है D लैम्डा बाई 2Na, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, वो चीज़ आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ओके। ये है R है वो मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें दो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हम लोग को दिख रहे हैं, जो है 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई n साइन अल्फ़ा, ओके। यहाँ पे देखिए जो n है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन अल्फ़ा वो एंगल है जिसमें जो लाइट हमें दिख रही है। जैसे ये हमारा ये है और ये स्लाइड है, तो हम इसको कितना पास ले आए कि ये हमारा ये एंगल अल्फ़ा हो जाए, ठीक है। तो अल्फ़ा हम इतना पास तो नहीं ला सकते कि स्लाइड ही टूट जाए, ठीक है। तो मिनिमम जनरली 90 से थोड़ा कम ही होता है, ओके। लेकिन काफ़ी अप्रॉक्स चले जाते हैं और इसी को हम लोग Na कह देते हैं, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर Na बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वेवलेंथ हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब रेजोल्यूशन घटेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए, वेवलेंथ हमारी डिक्रीज़ होगी तो हमारा रेजोल्यूशन बढ़ेगा, रेजोल्यूशन इंक्रीजेस, ओके। और अगर Na हमारा बढ़ेगा तो हमारा रेजोल्यूशन बढ़ेगा, Na को बढ़ाओ रेजोल्यूशन बढ़ेगा, ओके। अब यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी मीन सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें मतलब हमने जो इल्यूमिनेशन है वो हमने लाइट यूज़ करी है, लाइट हमारा सोर्स है, ठीक है। हमने कोई एक्स्ट्रा बल्ब नहीं, कुछ नहीं लगाया और लाइट से ही हमने सारा काम किया, मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं उसमें इंसर्ट करी है, ठीक है। ना फ्लोरोसेंस यूज़ किया, नहीं हमने कोई इलेक्ट्रॉन का कुछ भी मतलब कुछ छिड़कानी करी, सिर्फ लाइट की मतलब विजिबल लाइट को यूज़ करके ही हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नीफाई किया है, ओके। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, अ माइक्रोस्कोप हैविंग वन लेंस, एक लेंस है जिसका जनरली इमेज कितना 300x तक जा सकता है और इसका सबसे कम अगर डिस्टेंस हमें रेजोल्यूशन पावर अगर इसकी देखनी तो 1 माइक्रोमीटर, ओके। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, इसका रेजोल्यूशन 2000x तक जा सकता है और इसका माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर जनरली 0.2 माइक्रोमीटर तक जाता है, ओके। अब देखिए ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हम लोग ने लैब में देखा होगा सब लोग ने। अब इसके पार्ट्स जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा जानने के लिए हाँ ये इस इधर से देखिए ये आई पीस यहाँ से हम लोग देखते हैं, ओके। ये बेस हो गया, ये स्पेस स्टैंड पे खड़ा रहता है, ये स्पेसिमन स्टेज, यहाँ पे स्पेसिमन लगाएंगे, स्लाइड लगाएंगे, ये इल्यूमिनेशन मिरर, यहाँ से ऐसे लाइट आएगी तो ये फॉल करके अंदर जाती है। यहाँ स्टेज क्लिप ऐसे करके क्लिप रहती है जिसमें हम लोग अपना इसको फंसा देते हैं, ओके, इस स्लाइड को। आर्म इसका हाथ होता है जिस पे ये खड़ा रहता है, ओके। फाइन फोकस, इससे हम लोग फाइनर एडजस्टमेंट करते हैं, जो भी महीन वाले काम होते हैं। कोर्स, इसमें काफ़ी बड़ा एडजस्टमेंट जब करना होता है तब इसको यूज़ करते हैं। इसकी मदद, इन दोनों की बदौलत ये चीज़ ऊपर नीचे मूव करता है, ओके। बॉडी ट्यूब ये हो गया लेंस, ये चीज़ इसमें क्या बोलते हैं, ये बॉडी ट्यूब होती है। आई पीस ट्यूब ये है, ओके। नोज़ पीस में ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहते हैं जिसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं और इसमें अलग अलग लेंस होते हैं, ओके।
जो भी हमने देखना होता है उस टाइप का देख सकते हैं। ओके, ये सब वही सब लिखा है। ओके, देखिए कंडेंसर लेंस और कुछ नहीं, अगर यहाँ पर हम इसकी जगह एक लाइट लगा देते, बल्ब लगा देते और उसके ऊपर एक और लेंस लगा देते, तो कंडेंसर लेंस होता है वो क्या करता है, लाइट को और कंडेंस करके और फोकस करके उस स्लाइड पे मारता ताकि और हमें शार्पर इमेज दिखती। ओके, नथिंग अगेन, डायफ्राग्राम और आइरिस नथिंग, कुछ इतना कुछ खास नहीं। ये लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कि मतलब कितनी लाइट निकले, कम निकले, ज़्यादा निकले, ये सब चीज़ें। ठीक है, जैसे हमारी आंखों में आइरिस होता है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है कि कितनी लाइट अंदर रेटिना पे पड़नी चाहिए। ओके, उसी तरह उसका भी नाम वही है। इल्यूमिनेटर वही कि स्टडी लाइट मिले, जैसे जो हम लोग के लैब वैब में जनरली यूज़ होते हैं वो मिरर वाले यूज़ होते हैं और नेचुरल लाइट से काम किया जाता है। लेकिन जब आप और हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आपको रात में भी काम करना चाहिए और सूरज मिलेगा नहीं रात में, तो बल्ब वाले यूज़ होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सीमॉस हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और चार्ज, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीमॉस, और चार्ज कपल्ड डिवाइस सीसीडी। ये चीज़ अलग अलग अब के वाले में यूज़ होते हैं, लेकिन ये आपके उसका वो नहीं, उतना मत परेशान हुई है। ये फ़ोटोज़ खींचने के लिए यूज़ होते हैं कि जो हमने मेरे चीज़ें ली हैं वो सही से फ़ोटोज़ में दिखें। ओके, डिजिटली फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी। ओके, स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। ओके, उल्टा माइक्रोस्कोप, इसमें मतलब क्या उल्टा होगा, आई पीस नीचे होगा और वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, लाइट सोर्स देखिए, कंडेंसर सिचुएटेड अपर पार्ट में है, और माइक्रोस्कोप डायरेक्टेड लाइट टू दिस स्टेज, और अपर पार्ट से लाइट आती है। ठीक है, और आई पीस इंस्ट्रूमेंट एंगल्ड, और ये एंगल पे होता है ऐसे, यहाँ से आप देख रहे हैं और लाइट ऊपर से आ रही है। ओके, ये हो गया आपका इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। ठीक है, नॉर्मल दिखता, देखने में सब कुछ वैसा ही है। अब स्टीरियोस्कोपिक, यहाँ पे देखिए दो लाइट, दो सोर्सेस, दो ऑब्जेक्टिव का आ रहेगा। ठीक है, देखा ना, टू, स्टीरियो मतलब टू। ठीक है, जैसे साउंड ऑडियो में जानते हैं ना, स्टूडियो मतलब दो लेफ़्ट राइट से आवाज़ आ रही है, वो कंबाइन होके हमें कुछ साफ दिखेगा, 3D ऑब्जेक्ट दिखेगा। यही चीज़ है कि हमने दो जगह से ऑब्जेक्ट को फॉल कराया। ठीक है, और हमें एक 3D सुपर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, जो हम आई में अपने देख सकते हैं। इसका पावर 5 to 250x काफ़ी कम होता है। ठीक है, उतना इसको यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, और जनरली डाइसेक्टिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जब काटते आटते नहीं है, वो होता है। ठीक है, स्लाइड प्रिपरेशन में वो। अब मेटालोग्राफिक माइक्रोस्कोप, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये जनरली लैब वैब में नहीं मिलता। ठीक है, ये जनरली जब आप जियोलॉजिकल उसमें उसमें जाएंगे ना, जियोलॉजी पढ़ेंगे, तो आपको मेटलोग्राफिक माइक्रोस्कोप मिलेगा। वहाँ पे हम लोग अलग अलग डिफेक्ट्स मेटल सरफेसेस के देख सकते हैं, क्रिस्टल ग्रेन बाउंड्रीज कि कैसे मेटल अलॉयज़ के स्टडी रॉक्स के क्रैक्स हैं कहीं पे, फॉसिल वॉसिल देखने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप, यहाँ पे जनरली लेंस ना यूज़ करके मिरर यूज़ कर लिया जाता है, और मिरर ही आपका क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई करता है चीज़ें। जैसे कॉनकेव मिरर यहाँ पे यूज़ किया गया है, स्मॉलर और सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर। ओके, और इसी से ही इमेज का क्रोमेटिक एब्रेशन इसमें कम होता है, इसलिए ये फ़ायदा है। क्योंकि लेंस में क्या होता है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसलिए नो नीड करेक्शन। लेकिन बस दिक्कत है कि इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड हटा नहीं सकते। ओके, अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ब्राइट फील्ड में होता है कि टू लेंसेज सिस्टम यूज़ हो गया। ठीक है, दिस इंक्लूड ocular beams lens, eyepiece and objective lens located in the nosepiece. The beam of light obtained from tungsten lamp helps in illumination of the specimen. The light is focused on substage called a condenser. Condenser से लाइट गई और नॉन वायबल स्टेन्ड सैंपल, ठीक है, ना हिलने वाला मतलब ना जिंदा हो, ठीक है, और सैंपल स्टेन्ड होना चाहिए। ठीक है, वी कैन नॉट ऑब्जर्व लिविंग सेल, देखो लिविंग सेल हम लोग इससे नहीं देख सकते, नो लिविंग सेल कैन बी क्या बोलते हैं, क्योंकि वो हिलेगा तो हम नहीं देख सकते। और यहाँ
बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट नहीं होता स्पेसिमेन एंड द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। ये ब्राइट फील्ड है जो हम लोग जनरली देखते हैं, ओके। डार्क डार्क फील्ड, डार्क फील्ड में थोड़ा उल्टा है ब्राइट फील्ड के। इसमें होता है बैकग्राउंड आपका डार्क होगा, ठीक है, उस पर ये भी डार्क होगा, बाउंड्री बस चमकेगी, ठीक है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द डिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हैंस मेकिंग अ ऑब्जेक्ट अपीयर ब्राइट, हैंस अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। डार्क बैकग्राउंड में सिर्फ ऑब्जेक्ट चमकेगा, ठीक है। इसमें सुटेबल क्या होता है, लिविंग चीज़ें देखना, क्योंकि ये हिलेगा डार्क बैकग्राउंड में तो हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे स्पर्म देख सकते हैं इसमें काफ़ी आसानी से, ओके। अब इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप ये इसके भी बड़े अब्बा हैं, ओके। ये 2 बीम्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट सिंपल पास कर जाती है, ठीक है, बाईपास कर जाती है स्लाइड के ऊपर से, और दूसरी इंटरफेरेंस करती है, ऐसे करके ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, ठीक है, आँखों में, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से, सुपर इम्पोजिशन से बनती है, ठीक है। इसको बनाया था फ्रांसिस स्मिथ ने, मॉरिस फ्रैंकोन ने। यहाँ पे कॉर्ड्स लेंसेज को यूज़ किया गया था टू प्रोड्यूस 2 बीम्स ऑफ लाइट दैट वर परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगला लेंस, अब वहाँ पे लाइट वाले सारे यूज़ हो गए, अब यहाँ पे फेस कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सिमिलर है काफ़ी आपका जो अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं इंटरफेरेंस वाले से, काफ़ी सिमिलर है यहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, लाइट की फेस को चेंज कर देंगे, ठीक है। हम इसमें 2 एक्स्ट्रा चीज़ें लगाएंगे, पहला एन्यूलर डायफ्राम, ठीक है, और दूसरा फेस प्लेस्ड ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, टेंशन मत लेना। लैंप से जो लाइट जाएगी वो एनुलर डायफ्राम चेंज कर देगा, ठीक है, उसका वेवलेंथ जो रहेगा ना चेंज कर देगा। उसके बाद वो जब कंडेंसर से होकर के स्पेसिमेन पे फॉल करेगी तो अब अलग अलग वो निकलेगी, अब वो अलग अलग फेस प्लेट रिकग्नाइज करेगा, तो जो जितना डिफरेंस निकलेगा उतना ही क्या बोलते हैं उसमें एरर वो रहेगा, एब्रेशन रहेगा, ठीक है। यही है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप किताब से पढ़ते हैं। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय डच फिजिसिस्ट फ्रिट्ज ज़ेर्नेकी 1934, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप एक कोन ऑफ लाइट पास होती है स्पेसिमेन से, विच गेट्स डिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। लाइट रेज पास ऑब्लिकली थ्रू द स्पेसिमेन, खड़ी खड़ी निकल जाती है, कॉजिंग डिफ्रैक्टेड वेज टू डेविएट अवे फ्रॉम द अनरिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। जो रिफ्रैक्टेड होके आई है और जो अनरिफ्रैक्टेड होके आई है, ये देखिए आ रही है ना ये, अब ये दोनों अलग अलग निकल जाएगी। द अनरिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर फोकस्ड बैक इनटू द इमेज प्लेन, बाद में जो फेस प्लेट है ये बाद में मदद करती है एक जगह फॉल करने में। 2 or more लाइट वेव्स combine टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ठीक है। दिस हैपन बिकॉज wave equal to the sum of the 2 combining waves is produced. The direct and undeflected light creates a difference in phase producing contrast, और इसी contrast से हमें इमेज साफ साफ दिखेगा कि जैसे एक गाढ़ा है, एक लाइट है, एक फिर लाइट है, एक फिर डार्क है, ऐसे करके बैंड्स बनेंगे। जैसे हम इसमें सबसे अच्छा क्या देख सकते हैं, ईआर काफ़ी सुंदर दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। देखने को आप कुछ भी देख सकते हैं लेकिन मस्त दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप इसमें देखेंगे, ओके। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है स्टेन और अल्टरनेशन करने के लिए, क्योंकि ब्राइटनेस का अल्टरनेशन आता है और इसको ओवरकम किया जाता है माइक्रोस्कोप में। एक टेक्निक होती है, द टेक्निक प्रूव्स यूजफुल फॉर ऑब्जर्विंग कलरलेस स्पेसिमेन, जिसका कलर कोई नहीं होता, ठीक है। The transparent structures such as nuclei transmit a light when present in the mounting medium that surrounds them. The propagation of light through object produces a change in the optical path. The shift in the phase of light passing through the structure and the passing around the structure forms the visible image. Okay. अब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, नाम से ही जान रहे हैं, फ्लोरोसेंस मतलब एक
पिगमेंट हम लोग इसमें यूज़ करेंगे फ्लोरोसेंट का, ठीक है, जो अब हमें अलग अलग कलर्स देगा, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट पता नहीं क्यों किताब वाले ने दी है, यहाँ पे अच्छे वाला फ्लोरोसेंट वाला देना चाहिए था ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग, जैसे आपको पता है एक एंटीबॉडी होता है, एक उसी का ही अपोजिट जिसमें एंटीबॉडी अटैच होती है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन में, स्पेसिफिक प्रोटीन में बाइंड करके कर देते हैं, क्या बोलते हैं, टैग कर देते हैं फ्लोरोसिन को, ठीक है। तो एंटीबॉडी जब जाके इसमें एंटीजन से अटैच होती है, ठीक है, एंटीबॉडी, तो यही जाके लेबल्ड एंटीबॉडी कहलाती है। और लेबल्ड हमने कर दिया है, जैसे हमारा, जैसे समझिए ये स्ट्रक्चर है और इस पे हमें इसको दिखाना है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि इसको दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी का ही एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है, और उस पर लेबलिंग कर देंगे कलर की। अब ये जब जाएगा इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये अटैच हो गया। अब हम जब इसमें लाइट मारेंगे उसी कलर की जिस कलर पे ये लाइट देता है, ठीक है, तो ये जब चमकेगा बाकी कुछ नहीं चमकेगा, तो इससे हमें बढ़िया सा इमेज दिखेगा। जैसे देखो इसमें, ये देखो ये अलग अलग लाइट के उसमें है, ये सब हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, नेटवर्क, ओके। और इसी को फ्लोरोक्रोम्स भी कहते हैं, जो पिगमेंट यूज़ किए जाते हैं, ओके। अब कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, ये एक एडवांस होता है, इसमें पिन होल यूज़ किया जाता है, देखो पिन होल है, इससे हम लोग आउट ऑफ फोकस लाइट को रिड्यूस किया करते हैं, ठीक है। द डिस्क्रीट ऑप्टिकल सेक्शन कैन बी कलेक्टेड आफ्टर एमिनेटिंग आउट ऑफ फोकस लाइट एंड अबव द प्लेन, ठीक है, जितनी आउट ऑफ फोकस लाइट है सबको हटा देते हैं, ठीक है, और पिन होल इफेक्ट से हमें साफ साफ इमेज दिखता है, ओके। और यहाँ पे फ्लोरोफोर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट केमिकल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, वो सब आपकी अपनी अपनी मर्जी। एरोमेटिक ग्रुप्स, प्लेनर, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, अलग अलग चीज़ें, मेन इसमें यही है कि पिन होल से हम लाइट को फोकस में लाते हैं, ओके। जैसे ये देखो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कॉनफोकल का, देखो ये फोकल प्लेन है, ठीक है, ये देखो ये सैंपल है, ठीक है, यहाँ से देखो लाइट आ रही है लेज़र से, ये रिफ्लेक्ट करी, ठीक है, डाइक्रोमिक मिरर था, यहाँ से लाइट लेज़र ने यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से ले करके, ठीक है, एक्साइट करी, और यहाँ पे गई और कुछ निकल गई और कुछ रिफ्लेक्ट करी होंगी, जो रिफ्लेक्ट करी है इसी को ही यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये एमिशन ऑफ पिन होल है ना, अब ये जितना पतला होगा उतना डिटेक्ट साफ करेगा और बाकी जितनी ख़राब है वो सब निकाल देगा, ठीक है, ओके। और ये फिक्स्ड सेलुलर टिश्यू पे यूज़ किया जाता है। अब पोलराइजेशन माइक्रोस्कोपी, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, चीज़ को हम पोलराइज कर दें, ठीक है, हमारे अंदर सब हर चीज़ सेल में वाटर होता है, ओके, और वो क्या होता है, पोलर होता है। अब यहीं पे हम लोग उसको पोलर करेंगे, ठीक है, जितने भी अंदर के वो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। इन पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप लाइट सोर्स इज इक्विप्ड विद अ पोलराइजिंग फिल्टर, एक पोलराइजिंग फिल्टर होगा, जो नहीं है वाटर हो, ठीक है, जितने भी पोलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। द लीनियरली पोलराइज्ड लाइट whose wave travels in a single plane passes through the object. It either remains unaffected to splits into two beams with different polarization. The polarized light improves the contrast. Polarizer is a device that transmits polarized light through the specimen. Analyzer is a device placed above the objective and analyzer fitted to the eyepiece block. Polarizer of the light, the analyzer is rotated to get maximum contrast in the image and the difference in refractive index between planes is determined, okay। इसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोप इज़ यूज़फुल फॉर विजुअलाइजिंग बायर फ्रिंजेट, ठीक है, ब्राई फ्रिंजेट लिखना था, ब्राइट फ्रिंजेट, लेकिन गलत लिखा है, छपा गलत है, ठीक है। डिफरेंट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफरेंट प्लेन, ठीक है। इसमें क्या क्या देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जैसे जियोलॉजिकल सैंपल में जैसे फाइब्रस मटेरियल देख सकते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स, मसल फाइबर काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क, ये आप लोग करिएगा, ओके।
ठीक है, और यहीं से आता है जनरली, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग चैप्टर अगले उसमें शुरू करेंगे। ओके।